इमरजेंसी एयर बॉटल का प्रेशर 0 है सर हमारा। माय गॉड, तो हम अपने जनरेटर्स चला ही नहीं नहीं सकते। सकते हैं। अब हम लोग डेड शिप पड़े हुए हैं। कुछ ही देर में सुबह होगी, जब यूएस कोस्ट गार्ड को पता चलेगा, एजेंट को पता चलेगा कि ये एक डेड शिप खड़ा हुआ है, इनके पास कुछ नहीं है। Namaste, welcome to this podcast. Today I have a very important guest with me. He is my college senior also, Piyush Gupta sir. He is a technical manager right now, and he has been on the shore side from 2012. And because I am trying to venture into this side, so this will be a very interesting podcast because I have a certain questions that I will be asking from sir. So let's have sir on our show. Thank you so much. Let me introduce my co-host or my friend in this show today. His name is Mr. Sunil Chauhan. He has been sailing on various types of ships, and now he has decided to quit the sea life and start a new chapter in his professional career, which is called technical superintendent. So आज की जो बातें हैं वो इसी टॉपिक पे होने वाली हैं कि सी से शोर का जो ट्रांजिशन है, जो मैं 12 साल से जी रहा हूँ और वो अब शुरू करने जा रहे हैं। तो इसको कैसे हम दोनों अपनी अपनी एंगल या अपने अपने व्यू पॉइंट से देखते हैं। आई होप इट्स गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग. Yes, sir. And especially me, I'm very hopeful because I have a lot of questions. I have made a list of it. So why not we start with my first question, sir. That again, as we said, it is a transition. So how difficult is managing being a chief engineer? Like when I'm a chief engineer, so I'm managing this particular vessel. But now I'll be like I'm moving on to the shore side, and I directly do not have the control over the ship, kind of, right? So how difficult is this transition as a engineer, or let's say as a manager per se? सुनील, इसमें दो पॉजिटिव्स और दो नेगेटिव्स हैं. पहला चीज़ है कि जिस दिन आप टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बनते हैं, राइट सर, तो आपको कुछ शिप्स अलॉट होंगे. लेट्स से 5 शिप्स अलॉट हुए, पर ये 5 शिप्स आपके साथ कंटिन्यूस चलेंगे फॉर नेक्स्ट 5 years 10 years. राइट सर. तो जो सी फेयर में एक हिंड्रेंस रहता है कि हम हमेशा कहते हैं कि अरे यार हमने इतना अच्छा काम किया, पर जो नेक्स्ट बैच आया उसने ध्यान नहीं दिया, और उसकी वजह से अब ये गड़बड़ मिल रहा है, ये काम पूरा ठीक से नहीं हुआ था. और ये जो कंप्लेनिंग चीज़ रहती है, इसे हम काफ़ी हद तक हटा सकते हैं एज ए टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, बिकॉज आपके पास कंट्रोल होगा कि एक चीफ इंजीनियर के बाद दूसरा किसे आप भेज रहे हैं, आप उनको इंटरव्यू करके डिसाइड कर सकते हो. राइट सर. तो वो कंटिन्यूटी रहती है. राइट. वो एक एडवांटेज रहती है. और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे हिंड्रेंस भी वही आती है कि अगर कोई चीफ इंजीनियर है, कई चीफ इंजीनियर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने हाथ से काम करने में बिलीव करते हैं. नहीं नहीं सेकंड साहब आप हटो, मैं करके दिखाऊंगा, मैं हाइड्रोलिक जैक लगाऊंगा, नहीं 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 मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा. तो वो लोगों के लिए टेक्निकल सुपरिटेंडेंट जॉब नहीं है. ओके. बिकॉज यहाँ पे तो आप फ़ोन पे ही या फिर मेल से ही सारा काम करवाना है आपको. बिल्कुल. तो ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर ए चीफ इंजीनियर, इफ़ यू आर ए सेकेंड इंजीनियर, ट्राई टू स्टार्ट गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स. और आप डेवलप करिए अपना कंट्रोल ऑफ सुपरविजन इंस्टेड ऑफ हैंड्स ऑन. हैंड्स ऑन इज अ वेरी गुड थिंग, जो कि अच्छा माना जाता है कि ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करनी है तो यू हैव टू स्टार्ट ट्रेनिंग योर टीम कि वो भी उसी तन्मयता या उसी लेवल ऑफ डेडिकेशन से वो काम को ख़त्म कर पाए. हम लोगों को ज़्यादातर क्या लगता है कि अरे मैंने पूरा मैनुअल के एक स्टेप्स पढ़े, मैं एग्जैक्ट जानता हूँ क्या करना तो है, मैं करूँगा. राइट सर. बट वो चीज़ सिखा पाना भी बहुत बड़ी कला है, और वही टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में काम आएगी. राइट सर. सर जस्ट एडिंग ऑन टू दिस पॉइंट, इवन मतलब जब हम लोग भी बात करते हैं, जब हम लोग सेकंड इंजीनियर थे या थर्ड इंजीनियर थे उससे पहले, सो वी ऑल्सो डोंट लाइक आवर बॉसेस जो डायरेक्टली अपने हाथ गंदे कर रहा हो. राइट. सो प्रोबेबली दिस इज अ लर्निंग कि आपको वही ट्रेंड, बिकॉज यू डोंट व्हेन यू आर इन ऑफिस, so I don't have to be doing that thing. I need to delegate the jobs. Yes. So that was a very good point taken, sir. Next question that I will be taking, sir, that financial aspect. Normally जो मैंने अपने friends को भी पूछा कि like I want to do this thing. So बात कुल मिला के घुमा फिरा के वो वहीं पहुंच जाती है, that financial thing, because when I am a chief engineer, I am used to a certain standard of life now. Yes. कि मैं 8 लाख 9 लाख रुपए जो भी कमा रहा हूँ महीने का, सो आई एम यूज टू, मैंने अपना मतलब उसी तरीके से सेटअप कर लिया. बट व्हेन आई एम मूविंग अशोर, पहला तो यही शौक होता है कि मतलब योर नेट सेविंग्स आर नॉट दैट मच.
And then secondly, your work, you are actually working and you are spending more family के साथ जो भी हो रहा है. So how are we managing that one? Like how do we deal with that basically? वो जो financial एक stress feel होता है starting में. आई थिंक ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो एक बड़ा हिंड्रेंस है, वो एक बहुत ही वैलिड पॉइंट भी है. तो इसीलिए मैं और बाकी जितने लोग भी यही सजेस्ट करते हैं कि व्हेन यू कम टू शोर आपके ऊपर कोई लोन नहीं होने चाहिए, Right. आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई बड़े खर्चे नहीं होने चाहिए कि आने वाले हैं. बिल्कुल. ठीक है, वो सब करने के बाद इफ़ यू नो कि आपका फैमिली का खर्चा इतने लाख रुपए है, Right. ये आप मंथली आपको खर्च करने हैं, तो जो सुपरिटेंडेंट का जॉब है या जो शोर में और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये इतना मेक श्योर करते हैं कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा देंगे आपको, सो दैट योर ऑल योर एक्सपेंसेस आर मेट. आप चाहे बॉम्बे में रहें, चाहे इस्तांबुल में रहें, हांगकॉन्ग में रहें, हर जगह उन्होंने कैलकुलेट किया है कॉस्ट ऑफ लिविंग, Right. और उससे 10-20% एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं कि यू लिव ए डिसेंट लाइफ. Right. आप अगर मेरा फ्रेंड कोई हांगकांग में है जो कि शिप मैनेजमेंट कर रहा है, Right. मैं इस्तांबुल में कर रहा हूँ, कोई हो सकता है सिंगापुर में कर रहा हो, कोई हो सकता है कि यूरोप में या यूके में कर रहे हो, बट उनकी लाइफस्टाइल सेम ही रहेगी. Right. और मुंबई में ऐसा नहीं है कि मुंबई में या इंडिया में सैलरीज कम है, इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है. तो उस हिसाब से हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि श्योर जॉब उस तरह से डिजाइंड है. लेकिन श्योर जॉब के सबसे बड़े एडवांटेजेस ये हैं कि आपको फैमिली फुल टाइम आप उन्हें दे पाओगे. आपके बेटे का कभी एनुअल फंक्शन है, कभी कोई बड़ा मैच है जो उसके क्लास में खेल रहे हैं, कभी उनकी बर्थडेज हैं, वो आप मिस नहीं करोगे. श्योर जॉब में ये बहुत बड़ी बात होती है कि जैसे मैंने अपने शिप ऑफिस से भी हाफ डे छुट्टी लेके कई बार मैं गया था कि आज मेरे बेटे का वो एनुअल फंक्शन है और उसमें मुझे जाना है. तो बॉस और सब लोग समझते हैं कि भाई लोग इसीलिए तो शिप से आए हैं. तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आपने पर्सनल कोई भी चीज़ लिख दी कि मुझे अपने बेटे के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना है, और अभी तक मेरी वाइफ जाती थी, लेकिन अब मैं भी जाऊंगा और पूरा पता करूंगा कि वो ड्राइंग कैसी बनाया है, उसने क्या पोइट्री में क्या किया, कि इसमें उसे शैतानी की कौन बच्चे से उसकी दोस्ती है. तो यू विल लर्न दीज स्मॉल स्मॉल न्यूएंसेस जो बहुत ही हमारी स्पेशल मेमोरीज बन जाती हैं. राइट. So for me also sir, as rightly pointed, मतलब मेरा जो अभी my decision of moving to shore, one of this is this कि मेरी दो बेटी है, they are growing up, और आई वॉन्ट टू बी लाइक बेसिकली मैं उनको देखना चाहता हूँ कि जैसे जो डे बाय डे जो इंक्रीज हो रहा है, उनका हाइट इंक्रीज हो रहा है या ब्रेन इंक्रीज हो रहा है. आई वॉन्ट टू बी विटनेसिंग दैट वन. ऐसा नहीं कि पैकेट्स में कर रहे हैं, 6 महीने बाद आके देखा अच्छा अब तो ये सब भी बोलती है. तो दैट वॉज द रीज़न. एंड सेकेंड थिंग यू सेड कि जो फाइनेंशियल हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बिकॉज कंपनीज अगेन दे हैव देयर रिसोर्सेज, वो डिसाइड करती हैं कि भाई यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग ये है तो इतने पैसे इज सफिशिएंट फॉर हिम टू सर्वाइव. That was again learning for me because I was thinking कि इंडिया में ये लोग कम सैलरीज देते हैं या ऐसा कुछ है. मेरा एक ऐसा नोशन था, बट आपने राइटफुली उसको क्लियर किया है. सो इंडिया में कई एडवांटेजेस भी हैं. जैसे मुझे लगता था कि वो बाहर जाएंगे तो हमें डॉलर्स में सैलरी मिल रही है, पर इंडिया में जैसे जो कॉर्पोरेट, कई बार क्या होता है कि कॉर्पोरेट पैकेजेस हैं जहाँ पे, जैसे जब मैं था तो वहाँ पे बहुत अच्छा था कि मेरे मॉम डैड, मेरी वाइफ के मॉम डैड, सबके लिए मेडिकल इंश्योरेंस था. तो इट वाज ए बिग बून. और दिस वाज नो क्वेश्चंस आस्क्ड मेडिकल इंश्योरेंस. उनके पास कोई एग्जिस्टिंग बीमारियां भी थी तो भी वी कुड सबमिट लॉट ऑफ बिल्स फ्रॉम द हॉस्पिटल्स. तो उससे क्या होता था कि हम लोगों को काम में काफ़ी ज़्यादा पीस ऑफ माइंड रहता था, बिकॉज उन्हें भी मालूम है इफ़ योर सुपरिटेंडेंट इज़ वरिड, अगर उसके किसी फैमिली मेम्बर को कुछ प्रॉब्लम है या उसकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम है तो वो काम उतना अच्छा नहीं दे पाएंगे. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी. प्लस यहाँ पे कॉर्पोरेट जैसे ये भी होती है, ट्रेनिंग्स होती हैं जहाँ पे दे डू टीम बिल्डिंग. तो यू लर्न ए न्यू साइड ऑफ द वर्ल्ड. वो शिप पे जाके और घर आके हम लोगों को एक अलग लाइफ हम जी रहे थे जो अभी तक, और यहाँ पे आके हम मिल रहे हैं. हम कई बार होता है कि सिटीज़ में मैराथन्स होती हैं जिसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, शिपिंग कंपनीज के टूर्नामेंट्स होते हैं क्रिकेट के. सो इट्स अ डिफरेंट एंगल फ्रॉम विच यू विल व्यू द लाइफ. और कई सारे न्यूएंसेस है, तुम्हें अच्छा लगेगा. Building upon that, sir, my next question was कि once you become a superintendent, so our designation is actually technical superintendent, but how much are we actually technically involved in the affairs of the vessel? And like I'll talk about like percentage कि भाई
50% टेक्निकल है, 50% आपका दूसरा कुछ है, तो लाइक व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस वन? इसमें सबसे बड़ा चीज़ यही आ जाता है कि अगर कोई चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, राइट, लेट्स से आप बॉयलर वाटर टेस्टिंग के लिए बहुत पैशनेट हो कि नहीं नहीं क्लोराइड ऐसे कैसे हिल गया, TDS कैसे हिल गया, हाँ तुमने ये pH क्यों नहीं चेक किया हॉट वेल का। राइट, अगर तुम अपने चीफ इंजीनियर के टाइम में पैशनेट थे तो तुम जब सुपरिटेंडेंट बनोगे सबसे पहले तुम्हारा मेल क्या जाएगा कि भाई बॉयलर वाटर टेस्ट रिजल्ट देखे हैं, मुझे पता चल रहा है कि ये गलत लिखे हुए हैं जो भी थर्ड इंजीनियर है उसको बोलो आज से ये नहीं चलेगा, आज तक का मैं माफ कर देता हूँ तुम्हारा क्योंकि आपको इमीडिएट पता चल जाएगा ना कि यार कि तुम ब्लो डाउन कर रहे हो, ठीक है। मैं देखा ब्लो डाउन हो रहा है, तुमने रोज ऐड नहीं किया, तुम्हारा अल्कलिनिटी क्यों ड्रॉप किया? जब तुम ब्लो डाउन किया तो मेकअप वाटर गया, डिस्टर्ब हो गया, तो तुम्हारा अल्कलिनिटी ड्रॉप होना चाहिए। तो तुम मतलब यू कैन नॉट गेट अवे विद दीस थिंग्स, जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट होगा। अब मेरे को एक बार प्रॉब्लम आया था जहाँ पे पिस्टन कूलिंग ऑयल का जो आउटलेट में जो सेंसर लगा होता है नॉन फ्लो का, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था और उसकी वजह से बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था, एक शिप ऑफ फायर होने वाला था। तो मैं सबसे पहले जब मैं इन्वेंट्रीज चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार ये वाला सेंसर है या नहीं सारे जहाजों में तो बिल्कुल, तो टेक्निकली आप जरूर इन्वॉल्व रहोगे। ओके, टेक्निकली जो चीजें आपने जी हैं, जो आपकी अपनी यूनिक हैं, एटलीस्ट वो तो आप इन्वॉल्व हो गए ही होगे। और मजा इस लाइन का ये है कि शिप आपसे कभी वो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं जो आपको आता है ये आज भी 25 साल, मैंने 2001 में इंजीनियरिंग की थी, राइट सर, उसके बाद से लेके आज 24, दैट मींस 23 इयर्स आई एम इन द इंडस्ट्री, है ना, जिसमें से 12 साल 13 साल मैंने सेलिंग किया, 12 साल मुझे शोर पे हो गए। और आज भी शिप्स मुझे ऐसी नई नई चैलेंजिंग सिचुएशन देते हैं जो मैंने कहा कि ये भी हो सकता है क्या, अरे ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, आज तक नहीं देखी ऐसी प्रॉब्लम यार, ये कैसे हो रहा है ये। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी प्रॉब्लम्स देख ली, लेकिन नहीं, शिप आपको अगले दिन नई प्रॉब्लम देगा, निकाल के देगा कि नहीं नहीं उस कार्ड में भी उस प्रोसेसर में प्रॉब्लम है। ये प्रोफेशन हमेशा आउट ऑफ सिलेबस ही आपको देगा चैलेंजेस, तो यू विल नेवर हैव ए बोरिंग इवनिंग इन योर लाइफ। वो एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है करीना कपूर वाला, वो कहती है कि बाबा जी बस इस रात को बोरिंग बना दो प्लीज, और कुछ एडवेंचर नहीं चाहिए। वो सुपरिटेंडेंट रोज कह के सोता है बाबा जी प्लीज। Sir, as you pointed out, even I have many experience like that one. Can you please recall any of this incident जो मतलब आपको लग रहा हो कि भाई अब बस कर और कुछ मत बताओ ऐसा जो शिप से फोन आया और आपको बोल रहा हो कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया? ये फोन रोज आएंगे और आप इसके लिए तैयार हो जाओ। अभी कुछ पिछले हफ्ते की बात है, पिछले हफ्ते एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी जहाँ पे शिप यूएस में है और हमें सी वाटर पाइपलाइन रिपेयर करनी है बिकॉज डबलर्स थे। तो हमने ऑलरेडी सब तैयारी कर ली, नए पाइपलाइन मंगवा लिए, श्योर वर्कशॉप बुला के दे दी उन्हें कि भाई जाइए और जस्ट चेंज करिए। लेकिन आपको मालूम है कि अगर एलटी कूलर की पाइपलाइन चेंज करने हैं तो ब्लैकआउट जॉब है। तो सारे जनरेटर्स बंद करके एमएसी जनरेटर चालू किया और पाइपलाइन चेंज कर रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं इन फ्यू आवर्स, अब जब ये काम बीच में है, अच्छा ऐसी चीज प्रॉब्लम जब भी होती है ना वो ऐसी होती है कि ना इधर के ना उधर के तो सब कुछ हो चुका है, सारे जनरेटर्स बंद किए, ब्लैकआउट किया, पाइप खोल दिया, पाइप वर्कशॉप में ले जा चुके हैं, अब जगह पे शुरू कर रहे हैं, तब आप ना इधर के ना उधर के, दोनों तरफ आप आ चुके हैं, इमीडिएटली आप वापस नहीं जा सकते उस जगह पे भी। अब क्या हुआ, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो चीफ इंजीनियर और बत्ती साहब जाके देख के गए भाई इमरजेंसी जनरेटर में ये क्या हो रहा है, तो देख के बता रहे हैं कि वहाँ पे स्पार्क आ रहा है, वाइंडिंग से धुआं आ रहा है। जिन्होंने जितना देर में कुछ समझ पाते उतना देर में ब्लैकआउट वहाँ भी। अब वो बाद में उसके बाद मल्टीमीटर से चेक करके हमें फोटो बता रहे हैं कि सर वाइंडिंग इंसुलेशन 0 आ रहा है, हो गया मतलब कि वो जल चुका है। तो अब वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। और इसके आगे ये जो मुझे कॉल कर रहा है, ये रात में 3 बजे मेरे को कॉल आ रहा है कि सर इतना हो चुका है, और मैंने कहा इतना, अच्छा। फिर उसके बोल रहा है कि सर इसके आगे प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो इमरजेंसी एयर कंप्रेसर है, वो तो अभी इमरजेंसी जनरेटर से ही चलता था, बिल्कुल, तो वो चल नहीं सकता, और इमरजेंसी एयर बॉटल का प्रेशर 0 है सर हमारा, तो हम अपने जनरेटर्स चला ही नहीं सकते। अब हम लोग डेड शिप पड़े हुए हैं, कुछ ही देर में सुबह होगी, जब यूएस कोस्ट गार्ड को पता चलेगा, एजेंट को पता चलेगा कि ये एक डेड शिप खड़ा हुआ है, इनके पास कुछ नहीं है और आप कुछ हमें हेल्प कर दीजिए प्लीज सजेस्ट। उसका मन करता है कि अभी मैं तुझे सजेस्ट करता हूँ।
तो इस तरह की एक प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल, बहुत सारी बिल्कुल है। ये हमने कैसे सॉल्व की इसके लिए एक अलग पॉडकास्ट बनाएंगे, बट वी मैनेज टू गेट ए पोर्टेबल अल्टरनेटर। सबसे पहले इसमें आपके बैचमेट्स काम आएंगे। मेरे बैचमेट्स का एक ग्रुप है, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट्स ऑफ 2001। सबसे पहले मैसेज उसमें जाता है, भाई किसी के पास इमरजेंसी जनरेटर कहाँ से खरीद सकते हैं, नया कुछ है कॉन्टैक्ट? कहता अच्छा गुप्ता जी आपका जल गया कहते हाँ भाई जल गया, जल्दी बता। रात में 3 बजे आप उन्हीं को फोन करोगे, अरे अभिषेक जल्दी बता, कुछ है तेरे पास, कोई है, रजनीश से पूछ। इस तो उनसे आप करोगे तो बैचमेट्स आपकी हमेशा हेल्प करते हैं, वो एक फैमिली बन जाते हैं। बिल्कुल। तो एक बैचमेट ने बोला कि यार वहाँ अल्टरनेटर मिल जाते हैं पोर्टेबल कुमिन्स टाइप के, पहले तो वो मंगा के जहाज पे ले ले, उससे तेरा ब्लैकआउट रिकवरी होगा। फिर तू कंप्रेसर चला के कंप्रेसर एयर भर और अल्टरनेटर चला ले, इंजन नॉर्मल इंजन चला ले। और अब क्या है कि दूसरा चीज है, अब ये वो दुविधा है कि बताएं या ना बताएं, किसको रिपोर्ट करें, है या हम यहाँ से निकल जाएं यूएस से चुपचाप, है और आगे जाके करें। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में ये एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में कोई कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है कि जैसे अब शिप है तो शिप में रूल्स तो ये कहते हैं कि जो प्रॉब्लम है इमीडिएटली आप सबको बता दो, लेकिन अगर आपने सबको बता दिया तो शिप आपका अरेस्ट हो गया। अब यूएस में जब तक आपका वो सामान आएगा नहीं, जब तक वो रिलीज नहीं होगा। और ये एक मनी मेकिंग एसेट है। ये वैसा ही है जैसे मैं अगर एक नॉर्मल इंसान जो ये पॉडकास्ट देख रहा है उसको समझाना चाहूँ कि लेट्स से एक ट्रक है और ट्रक में एक साइड की लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है ना। अब वो ट्रक में तो माल भरा हुआ है, पहुंचाना भी है। अब ड्राइवर को क्या करना चाहिए कि या तो वो रोक के खड़ा हो जाए और मालिक को फोन करे कि भाई लाइट लगवाओ, हॉर्न लगवाओ, तो मैं आगे लेके जाऊंगा, नहीं तो यहीं खड़ा है। और वो कहीं जंगलों में खड़ा है तो वहां तक लाइट पहुंचाने का भी खर्चा है। और वहीं अगर वो थोड़ा सा रूल तोड़ दे कि वो कहे कि नहीं यार मैं ले जाता हूँ देख देख करके, मतलब 10 किलोमीटर और ले जाता हूँ, तो वहां पे मैं लाइट लगवा लूंगा, पैसा भी बच गया और फायर भी नहीं हुआ, तो मालिक का पैसा भी बच गया। अब इसी को हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं शिपिंग में कि शिप में भी कुछ चैलेंजेस आए। अब एज ए टेक्निकल सुपरिटेंडेंट मेरा मतलब मेरी लॉयल्टीज तो मेरे ओनर की तरफ है ना, कि यार इसका पैसा लगा हुआ है, अगर ऑफ हायर हो गया तो उसको नुकसान होगा, तो मैं क्या इस शिप को निकाल सकता हूँ यहाँ से, लेकिन रूल्स कहते हैं नहीं निकालो। तो ये दुविधा आपको रोज डिसीजन आपको रोज लेना होगा। और इसमें क्या है कि आपका और आपके ओनर का दिमाग और वेवलेंथ एकदम क्लियरली मैच होना चाहिए, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि भाई किसी किसी कंपनी में ये रूल होगा कि नहीं 1 इंच का भी हम रिस्क नहीं लेंगे, आप रिपोर्ट करो हमारा इंश्योरेंस देख लेगा। कई कंपनीज में मैंने ऐसे काम किया। कई कंपनीज ऐसी हैं जो इस लेवल पे नहीं है, उनके जो भी सिस्टम्स हैं वो ऐसे नहीं है, तो वो कहते हैं कि इफ यू कैन सेव यू सेव द मनी। तो ये अगर आपको अपनी कंपनी और ओनरशिप और जो अपना मैनेजमेंट है उसकी व्यूज थिंकिंग्स पता है तो आप इजीली डिसीजन ले पाओगे। पर अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर लेके चुप रह गए और आपने बचाने की कोशिश की और कल को पुलिस ने पकड़ा और आपको डबल ट्रिपल फाइन मारा, या पुलिस की जगह कोस्ट गार्ड जैसे मतलब, तो कोई आपको सेव करने नहीं आएगा, बोलेगा कि आपने अपनी मर्जी से क्यों रिस्क लिया। तो इसलिए योर मैनेजमेंट शुड बी हैंड इन ग्लव विद यू एंड योर प्रॉब्लम्स। आप रिपोर्ट करिए, सबको बताइए। राइट सर, बिल्डिंग ऑन दिस वन एक्चुअली, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कैरियर एज अ इसमें शिपिंग में, तो व्हाट इज़ द राइट एज टू मूव? व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज राइट नाउ, जैसे आपने बोला इसी बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशंस होती है। सो जब हम फर्स्ट टाइम एज अ चीफ इंजीनियर है, नॉर्मली लेट्स से वी आर 27, 28 और 30 ईयर्स, लेट्स से 30 ईयर्स की एज में, तो डू वी हैव दैट एक्यूमेंट की मतलब उन सिचुएशंस को डील करने के लिए जो नॉर्मली सुपरिटेंडेंट को डे इन डे आउट पे करनी है अब वंस ही इज ऑन शोर। सो व्हाट डू यू थिंक इज द राइट एज, मतलब about that one? I hope you understand what I'm trying to ask problem here. कि टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए मैच्योरिटी एज ए इंजीनियर किस टाइम पे आता है, कितने साल चीफ इंजीनियर का सेव हो गया हो, और हाउ डू आई डिसाइड कि आई एम रेडी फॉर बीइंग ए टेक्निकल सुपरिटेंडेंट एट व्हाट, क्योंकि इसका कोई एग्जाम तो है नहीं है। चीफ इंजीनियर के लिए एग्जाम था, फर्स्ट इंजीनियर के लिए एग्जाम था, तो हमें पता था कि जब गवर्नमेंट ने हमें बोल दिया कि यू आर नाउ रेडी, यू आर सर्टिफाइड, तो लेकिन सुपरिटेंडेंट के लिए कहाँ पे वो डिसीजन ले। तो टेक्निकल मैच्योरिटी आई वुड से कि ये जॉब पे ही सिखाता है। जैसे जूनियर में भी जब हम गए थे जूनियर लेवल पे, तो एवरीबडी हैज़ ए डिफरेंट लेवल, लेकिन जॉब्स पे ही हम लोगों ने सीखा, ऑन साइट सीखा हमने कि अरे ये होता है, ये ऐसे होता है, ये होता है। इंस्टेड ऑफ हम चाहे 4 साल प्रीसी कर लें, चाहे 2 साल कर लें, वो जो जॉब के 6 महीने हैं वो इतना सिखा देते हैं ऑन जॉब। तो वही चीज़ है कि टेक्निकल सुपरिटेंडेंट भी शुरू में आपको ऑन जॉब सिखाएगा। ओके। और ऑन जॉब आपने एक बार सीख लिया, जैसे मान लीजिए आपका क्लास सर्वे कुछ आ गया, डैमेज सर्वे आ गया, या अंडर वाटर आपने कुछ करा लिया,
तो वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग मेमोरी बन जाएगा राइट सर। कि अरे ये तो मेरे इस जहाज पे हुआ था, मैंने ऐसे हैंडल किया था। तो एंड व्हेन यू आर इन दिस इन्वायरमेंट, इट्स लाइक ए स्टॉक मार्केट। जैसे आपने हर्षद मेहता का देखा था ना, अरे रिलायंस खरीद, अरे ये वाला बॉम्बे टैंक बेच दे, सीमेंट बेच दे। जो वो हल्ला हो रहा था हर्षद मेहता के जो रूम में, राइट। उस तरह का शिप मैनेजर्स का ऑफिस होता है, ओके। जहाँ पे आपके 5 शिप्स का तो चल ही रहा है, और लेकिन और 50 शिप्स का कुछ ना कुछ राहीमाम चल रहा है। अरे यार ये फट रहा है, यार ये हो गया, अरे ये हो गया। तो आपके कानों में इंफॉर्मेशन हर तरफ से आ रही है। आप जब खाना खा रहे होगे तो भी आपको इस तरह की चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, लोग कर रहे होंगे, क्योंकि उनके पास कुछ और है ही नहीं। और इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही होंगी, आप बोलोगे पता है आज मेरे जहाज से क्या फोन आया, मैंने ये ब्राश वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का इतना खर्चा करके यूरोप से टेक्नीशियन भेजा, जाके वो ब्राज़ील गया, ब्राज़ील से आगे जाके एंटीरियर वो वाले पोर्ट में गया, 2 दिन रुका होटल में कि ये सही करवाना है। और जब वो शिप पे पहुंचा तो देखा कि करना क्या है, सिर्फ एयर बंद है एक जगह पे, एयर गन खोला तो वाला थोड़ा सिस्टम चल गया। तो इस तरह यू विल फील कि अरे यार ये भी हो रहा है, हर लेवल के सी फेयरर्स है। और इसमें आपको ये दिखेगा कि इंडियन सी फेयरर्स आर सच ए निश कैटेगरी, जो कि आप इस तरह की मतलब बहुत सारी चीजें आप देखोगे कि इंडियन सी फेयरर्स इसलिए बहुत अच्छा माना जाता है उन्हें। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ द जनरेशन हु हैज डन इट। हमने अपना वी आर कंसीडर्ड ब्रेनी पीपल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर कंसीडर्ड वेरी रिसोर्सफुल, जो कि कई नेशनैलिटीज के साथ नहीं है। फिलिपिनोज को हार्ड वर्किंग माना जाता है, बट उनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई ट्रिकी सिचुएशन आ गई तो वो आपको सॉल्व करके दे देंगे, निकाल ले जाएंगे। या फिर यूक्रेनियंस हैं, यूक्रेनियंस आर ऑल्सो अवेलेबल एट ए वेरी लेसर वेज देन इंडियन सी फेयर, लेकिन उनके साथ भी मैंने जो देखा कि मोस्ट ऑफ देम, एक तो उन्हें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है। राइट सर। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें में गैप्स हैं। जैसे एक मूवी थी अर्मेगेडन, उसमें वो रशियन एस्ट्रोनॉट होता है, तो वो जब कुछ नहीं चल रहा था तो दिस इज हाउ वी मेक इट रन एंड इट स्टार्टेड, देखो इट स्टार्टेड। तो कभी कभी मैनुअल ना पढ़ के भी लोग काम चला लेते हैं, वो कहते यही है। राइट, एब्सोल्युटली सर। ऑन दिस वन नो इंडियंस वाला, तो हैट्स ऑफ टू ऑल आवर सीनियर्स एक्चुअली, जिन्होंने मतलब हमारी इंडियंस के लिए दे हैव सिक्योर्ड जॉब्स फॉर अस। एंड आई हैव अ सिमिलर फीलिंग कि हम लोग इंडियंस जो वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है ना, वो नॉट जस्ट अपना लैंड पे, हम लोग उसको शिपिंग में भी चला रहे हैं, डॉकू भी चला रहे हैं। एंड हेड्स ऑफ टू ऑल द इंजीनियर्स आउट देयर। ये जुगाड़ के बारे में मैं बताता हूँ। एक बार क्या हो गया था कि जो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसमें एक कॉइल होती है, शंट कॉइल होती है, तो वो फंस गई थी एक जहाज में, और वो शंट कॉइल तो इमीडिएटली मिलेगी नहीं, और वो चलना ज़रूरी है, वो पूरा एसी भी वरना ऑपरेट नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया था, उसमें एक स्प्रिंग चाहिए थी, और स्प्रिंग वो लेवल की थी नहीं, कहीं भी नहीं थी। तो फिर मुझे याद आया कि पेन में स्प्रिंग होती है, राइट। तो मैंने पेन की स्प्रिंग निकाली और देखा कि पेन की स्प्रिंग थोड़ी लंबी थी, उसमें छोटी स्प्रिंग चाहिए थी, तो मैंने पेन की स्प्रिंग को काटा, फिर उसको थोड़ा ऐसे रोल करके बना के, एंड आई मेड इट वर्क, चल गया वो। That's what जुगाड़ टेक्नोलॉजी एक्चुअली वर्क्स when you have that like जब आपको वो करना है। एंड एज सर सेड मेनी ऑफ दिस नेशनलिटीज उनका होता है कि नहीं, बस हमको जितना हमको बोला है, जितना पैसा मिलता है उतना काम करने का, दे विल नॉट पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। मेल बना देंगे कि भाई दिस इज कपूत, कहानी खत्म, अब जो है वो आप लोग देखो फ्रॉम द shore side, probably that's what. Okay, so moving on to the next question, sir. Normally we have seen in shipping, you know, although sailing time में उतना feel नहीं हुआ, but as a senior जब I was trying to transition into this phase, तो loyalty एक बड़ा वो रहता है कि मतलब how loyal you are to the. But I have a different notion about loyalty. Maybe I am incorrect around. So I'll explain it later what I mean by loyalty. अभी आपका क्या view है sir? Why is it important? And like are we just following एक वो जो लकीर के फकीर बने हुए हैं, क्या वैसा situation है loyalty के terms में? As a मतलब आप जब आप hire कर रहे हैं किसी को, I'm talking about that. इसमें मेरा जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि शिप ओनर्स या कंपनीज वो भी कंटिन्यूसली मार्केट में देख रहे हैं कि लेट्स से आज अगर एक शिप ओनर को एक ऑफर मिलता है कि ये जो कंपनी है इसको मैं 3 times द प्राइस में एक बड़ी कंपनी को बेच सकता हूँ, तो ही कैन सेल ऑफ, ही कैन स्टार्ट ए न्यू वेंचर, देन व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू ए शिप मैनेजर और ए सुपरिंटेंडेंट ऑल्सो? ही शुड बी ऑल्सो हैविंग द राइट कि जो सर्विसेज वो दे रहा है, अगर उसे उससे बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं मिल रही है, एट ए हायर प्रमोशन रैंक मिल रही है, देन
आई थिंक इट इज़ ए वेरी ओपन मार्केट एंड ओपन वर्ल्ड. तो आपके दिमाग में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि यार इसमें मुझे लगेगा कि अरे इसने 8 महीने में कंपनी कैसे चेंज कर ली, अभी तो ज्वाइन किया था. इफ़ यू आर गेटिंग ए चांस, फाइनली आप एज ए इंडिविजुअल किसी का बुरा नहीं चाह रहे हो, ठीक है. आप 8 महीने में चेंज कर सकते हो, आप 8 साल में चेंज कर सकते हो, बट फाइनली आपको अपना ग्रोथ और अपना प्रोग्रेस खुद ही देखना पड़ेगा. नो बडी विल कम इन दिस वर्ल्ड एंड टेल कि नहीं नहीं अरे सुनील की प्रोग्रेस यहाँ पे रुकी हुई है, सुनील को इस समय तक तो यहाँ पहुँच जाना चाहिए था. वो चीज़ सुनील को खुद ही देखनी पड़ेगी. राइट सर. अबाउट लॉयल्टी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इट इज़ कि ऑल्दो इट इज़ फ्रॉम अ कोट, ऑफ कोर्स फेमस कोट, कि लॉयल्टी इज़ नॉट स्टेइंग इन अ कंपनी, कि आप आज पैदा हुए और जब तक मर नहीं गए तब तक उसी कंपनी में है. एंड बट फॉर मी लॉयल्टी इज़ कि मैं वॉट एवर नंबर ऑफ डेज or months or years I am giving to that company, I am giving my 100%. मतलब what is expected out of me, मैं वो 100% दे रहा हूँ, satisfy मतलब I am satisfied with my job कि मैं कर रहा हूँ उतना. So for me also that is loyalty. So आपने बहुत अच्छा point out किया कि my career growth ultimately sir, अगर हम लोग ग्रास पे देखें, ग्रास रूट लेवल पे, तो वी आर वर्किंग फॉर आवर सेल्फ एक्चुअली. आई एम नॉट वर्किंग फ्रॉम XYZ मैनेजमेंट या ABC मैनेजमेंट के लिए, अनलेस कि मेरी कंपनी हो वो. आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ, एंड व्हेन आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ, ऑफकोर्स मेरे लिए एडवांटेज वही होगा कि मेरी कंपनी भी ग्रो करे बिकॉज ऑफ मी, ऑफकोर्स. सो दैट इज सो वेरी वेल पॉइंट टेकन फ्रॉम हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाट आई विल आस्क इज, अगेन मैं टैंकर बैकग्राउंड से हूँ. I have done mostly I have done chemical tankers and this one, but the opening that I got was getting in fact was mostly bulk carrier. So and then I said ki because I have to move, so let's take it. So I moved to bulk carriers. I mean I will be joining the bulk carrier fleet as such. So my question is like, is there a difference like being a tanker manager or being a bulk carrier manager career wise? इसमें I would say सैलरी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल टैंकर मैनेजर गेट्स इक्वल सैलरी एज ए बल्क शिप मैनेजर. राइट. और दूसरा चीज़ है कि इन ए वे इट इज़ एडवांटेजेस. ओके. बिकॉज मैं भी अभी जो कंपनी में काम कर रहा हूँ, आई एम मैनेजिंग बल्क एंड मल्टीपर्पज वेसल्स जिन पे मैंने कभी सेल नहीं किया आज तक. तो व्हेन आई गो फॉर इंस्पेक्शंस, मैं तो उन्हें खुद बोलता हूँ कि आई एम ए 5th इंजीनियर राइट नाउ इन दिस शिप. मुझे नहीं पता था कि हैच कवर्स क्या होते हैं, इनके सिलेंडर्स का क्या प्रॉब्लम है, बट लेकिन आप जल्दी अडाप्ट कर लोगे क्योंकि आप टैंकर बैकग्राउंड से हो ना. तो आपकी आंखें ऐसी खुली हुई हैं बिल्कुल, एंड यू आर की एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए, वो चीज़ के लिए ही वो आपको हायर कर रहे हैं. बिकॉज दे नो कि टैंकर से बंदा आया है तो ये तो ओवरऑल कर दे, रेवोल्यूशनाइज कर देगा बल्क करियर को. अभी जब मैंने एक बार उसमें सेट हो गया मैं, तो मैं कह रहा हूँ कि यार हैच कवर्स की उतनी ही पूजा करो जितनी आईजी की करते हैं टैंकर में. ये तुम्हारे अन्नदाता हैं, बिल्कुल, इनसे तुम्हारा कार्गो होता है. बिल्कुल. तो हैच कवर में लीकेज, मतलब मेरे एकदम एंटीने खड़े हो जाते कि हैच कवर में लीकेज कैसे हो गया. इमीडिएट तुम्हारे सील्स है कि नहीं तुम्हारे पास स्पेयर, और तुमने टेस्ट क्या क्या कराए थे, तुमने सैंपल लैंड किया था सही टाइम पे या नहीं किया था, इंस्पेक्शन किसने किया था, ग्रीसिंग किसने की थी. पिन, अगर मेरी पिन अटक रही है हैच कवर के जो सिलेंडर की पिन जैम हो गई सडनली, मतलब जैम हो कैसे गई, कैसे हो गई. आईजी में ये सडनली थोड़ी बोल सकते हैं कि आईजी आज फायर नहीं हो रहा है मेरा. अरे कैसे भाई, तुम ट्रायल कर रहे थे, तुमने पूरे मेंटेनेंस करना है. यहाँ भी है वो सब, बट बिकॉज ये इंडस्ट्री एक अलग लेवल की टॉलरेंस रखती है, यू विल फेस सी फेयरर्स विच आर ए लिटिल मोर डिफिकल्ट टू वेक अप. ओके, ये थोड़े इजी होंगे. आई एम नॉट श्योर कि वो इंडियंस हैं या कौन से नेशनलिटी हैं. तो आपको अपना शाउटिंग और अपना जो वो है वो उसी लेवल पे रखना है, बिकॉज उससे आपका निश बनेगा. द शिप ओनर विल लाइक इट कि नहीं यार मेरे एसेट की कितनी बढ़िया केयर कर रहा है. वो ये नहीं देखेगा कि अरे बल्क कैरियर तो चलो कम केयर भी चल जाएगी. एवरी पर्सन, हर माँ अपने बच्चे को उतना ही प्यार करती है, हर शिप ओनर भी अपने शिप को उतना ही प्यार करता है. वो ये नहीं कहता मेरा बल्क कैरियर कम प्यार चल जाएगा. तो आप इसकी पूरी पत्तियां हर चीज संवारो. राइट. So in fact, sir, I'll tell one in the interview, no, one of the question was this only कि भाई तुम तो जो है वो टैंकर के हो और how you will fit into like मतलब बल्क कैरियर थिंग. ऑल्दो मतलब मैंने रट रखा था, इट्स नॉट कि आई न्यू इट फ्रॉम माई हार्ट. मैंने रटा हुआ ही था कि भाई ये क्वेश्चन आएगा बिकॉज आई एम अप्लाइंग फॉर द बल्क कैरियर पोस्ट, सो आएगा ये क्वेश्चन. वही तो मतलब व्हाट आई टोल्ड देम कि सर आई विल बी अ फिट एंड आई विल बी अ बेटर फिट एक्चुअली बिकॉज व्हेन आई एम ऑन अ टैंकर मैं कंटिन्यूस मोड ऑफ इंस्पेक्शन में हूँ. CDI
वेटिंग, Yes, पीएससी, yes. कार्गो सर्वेयर, कभी शेल का ये हो रहा है मतलब तो आई एम ऑलवेज इन मोड जहाँ पे मैं इंस्पेक्शन मोड में हूँ, जहाँ पे मैं उसमें हूँ, तो प्रोबेबली आई एम अ बेटर फिट देन अ बल्गेरियन गाय, बिकॉज वो लोग तो पीएससी के लिए वेट कर रहे हैं, बस Yes. पीएससी आए तो ठीक है, नहीं भी आया तो भी ठीक है, Yes. बट यहाँ तो श्योर शॉट है. सो वेरी नाइस गेटिंग पॉइंट्स, योर व्यू पॉइंट ऑन दिस वन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, शिपिंग मार्केट, लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर. अभी तो ओके आई एम गोइंग बिकॉज आई एम कंसर्न अबाउट माई फ्यूचर, लाइक 10 से 15 साल बाद वुड इट बी बेटर कि मैं चीफ इंजीनियर बन के इधर 10-15 साल में बटोर लेता कुछ एक अमाउंट और रख लेता एफडी बना के, और बिकॉज नाउ वी सी सो मेनी रेगुलेशंस, एमिशन के रेगुलेशन आ रहे हैं, देन हमारे ऑटोमेटेड शिप्स आ रहे हैं, बंदे लोग कम करते जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एआई नाम की चीज़ जो है वो हमारे शोर साइड में भी हमारे को कंपटीशन देने वाली है. व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस वन? सुनील, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा और एप्ट क्वेश्चन है आज के टाइम पे. और मैं ये बोलूँगा कि वी आर एट ए स्वीट स्पॉट. वाई? बिकॉज अगर आप शोर पे आते हो, एआई आप ही बनाओगे. ओके. आप शिप पे रह के एआई नहीं बनाओगे. Right. आप रहोगे, आप और मैं मिलके एआई बनाएंगे. अपना रिप्लेसमेंट हम खुद बनाएंगे. Okay. और इंडियंस ही बनाएंगे. Okay. इसमें इंडियंस का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि इंडिया इज द आईटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. हमारी वर्कफोर्स, अगर किसी को भी आज आईटी में कुछ भी बनवाना है उसे इंडिया आना पड़ता है. चाइना में बहुत सारी चीज़ें, पर आईटी रेवोल्यूशन नहीं है. जो अभी ये कोडिंग और जो रेवोल्यूशन बेंगलुरु और ये सब जगह के लोग कर रहे हैं, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो शिपिंग बैकग्राउंड से होके डेटा साइंस में काम कर रहे हैं, एआई में काम कर रहे हैं. तो हम लोग ही, जैसे चैट जीपीटी आया, ऐसे ही आना ही है. एआई आएगा, बहुत सारे रूडिमेंट्री जॉब्स वो ही देख लेगा. ईमेल आएगी और एआई रिप्लाई करके भेज देगा, लेकिन वो हम ही लोग मिलके बनाएंगे. सो यू आर एट द राइट स्पॉट. और अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है. जैसे अश्नीर गोवर कहते हैं ना कि इंसान बड़ा फुद्दू है, कि कैलकुलेटर आया तो डर गया, अरे यार कैलकुलेटर आ गया अब क्या हो गया, टाइपराइटर, अरे हम लोगों को क्या हुआ, कंप्यूटर आ गया. तो एआई से डरने की जरूरत नहीं है. एआई को हम ही यूज करेंगे और एक और बेटर लेवल पे सारा काम होगा. सो इन अ नटशेल, जो सर जो बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर एआई बनेगा भी तो कोई हमसे ही फीड लेगा उसके लिए, बिकॉज हम लोगों को ये चीज पता है, हमें पता है, हमसे ही टेक्निकल एक्सपर्टीज हम अपने लिए तो वहां पे कुछ ना कुछ एक सीट रिजर्व कर ही लेंगे. तो हमने मिलके एआई बनाया, ठीक है, एआई बनाया, इसका मतलब कि हम आउटडेटेड नहीं हो गए. हमारा दिमाग फ्री हुआ, हम और उसके ऊपर कुछ बनाएंगे. शिप्स विल बी रन एट ए बेटर एफिशिएंसी. आज ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है शिपिंग में, है ना, कार्बन क्रेडिट्स की बात हो रही है. तो ये सारी चीजों के देखने के लिए और इसके बाद नई चीजें चाहिएंगी. तो आज तक हम जो एज ए सुपरिटेंडेंट देख रहे थे, कि बॉयलर वाटर देख रहे थे, मेन परफॉर्मेंस देख रहे थे, ये सब एआई देख लेगा. बिल्कुल. पर शिप में काम कभी खत्म हुआ है? एक पुराना बोसन से पूछो या किसी फिटर से पूछो, जहाज का काम कभी खत्म नहीं होता. काम करते करते आदमी खत्म हो जाता है. बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर. दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस. अब एआई को ये पता चलेगा. बिल्कुल. कर डाले. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू विल बी लाइक, जो नॉर्मली कंसर्न रहता है, मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला कि भाई व्हाई डू यू वांट टू जॉइन शोर साइड. तो मैंने बोला भाई जो सुनी सुनाई बातें या दिल की भी बातें ऑफ कोर्स, कि भाई मैं फैमिली के साथ आई विल बी गिविंग मोर टाइम एंड मतलब आई विल बी देयर. So how correct is this one basically when you are working in an Indian setup? Indian setup मतलब आपके बॉस भी इंडियन है, तो मेंटेलिटी भी ऑफ कोर्स इंडियन है, और उनके बॉस भी इंडियन है, या एंटायरली इंडियन सेटअप है, अनलेस आप गोरे सेटअप में चले जाओ तो डिफरेंट स्टोरी. तो वर्क लाइफ बैलेंस आप मतलब वहाँ कैसे कर पा रहे हैं? ओके, तो दैट इज द क्वेश्चन. आई वुड से इट्स ए वेरी वैलिड डाउट, क्योंकि मैंने ऐसे सेटअप्स में काम किया है वेयर इफ यू आर कमिंग एट लेट्स से 39, you cannot leave your office before 7:30 or 8 p.m. And if you are leaving, the boss is just watching his watch. उसे लग रहा है कि some bosses have a mentality to juice you out. It is not of their lookout that ships are running good. एक होता है काम करना, एक होता है काम दिखाना. तो ये इंडियंस में काफ़ी ज़्यादा है. मतलब इट्स नॉट ए गुड थिंग टू शो, बट इट इज़ देयर. व्हेन आई वेंट टू ए जर्मन ऑफिस जहाँ पे शिप मैनेजिंग हो रही थी, तो 5 o'clock शिफ्ट इज एंडिंग, बट 4:30 4:35 द ऑफिस इज एम्प्टी. दे हैव ऑल लेफ्ट.
and this is also a part of the same industry. Right, sir. जहाँ पे bosses are happy, Right. they are saying that 4:30 is okay, they can leave now. Yeah. They sometimes get calls also in the Yeah. evening, so it's okay. But in Indian setup and in Indian brain, maybe it is because of the colonial background that जो we हमारा share, चल रहा है, जो right. हमारे दिमाग में Drag. फीड हो चुका है Yeah. कि we try to juice out. Right. और वो सिर्फ शिपिंग में नहीं है, सभी में। अगर आप कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री देखोगे तो वर्कर्स की जो एम्प्लॉयज़ की जो से है वो यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस हैं। जैसे जर्मनी में मैंने ये पता किया कि अगर एक एम्प्लॉयर आपको निकाल भी देता है तो गवर्नमेंट आपको सैलरी देती रहती है, सेवरेंस देती रहती है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉय पैटर्नल लीव्स ले सकते हैं, एम्प्लॉय के लिए बहुत प्रो एम्प्लॉय रेगुलेशंस हैं, पर इंडिया में सैडली नहीं है और इंडियन मेंटालिटी में भी नहीं है। तो द सेम थिंग विच यू हेट from your boss, right, sir. you will be doing when you become the boss. Right. It is the sad reality. और वो चीज़ें हम लोग जितना हो सके कम करें, ये हमारे ऊपर है. Right. As a generation, we have to stop these things from passing on to the next generation. We try to bring up the standard, try to see कि अरे the person who is working also needs a work-life balance. Right. Sir, but just into going into this, is it not one of the reason why like Indians are being hired by certain ship owners? It is one of the reasons, yes. Yeah. Because right now, if you see now, Kamala Harris is a opponent to Donald Trump. Right. Kamala Harris ने बहुत काम किया होगा, वहाँ पे गोरा भी काम कर सकता था, नहीं किया उसने। कमला हैरिस ने ही काम किया। ब्रिटेन में क्यों इसने काम किया? ऋषि सुनाक ने किया। इंडियंस की नसों में है, हम लोग रिसोर्सफुल है, हमें पसीने नहीं आते, काम आता है तो हम लोग खड़े होते हैं। काम जितना मुश्किल उतना ज़्यादा हमारा हौसला, वो हमने शिप्स में दिखाया, वो हमने फैक्ट्रीज में दिखाया, लैंड में दिखाया। तो ये एक एडवांटेज है, लेकिन इसको अपना डिसएडवांटेज मत बनाइए। राइट सर। कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हम इतना काम कर रहे हैं, वो उसे प्राउडली बताते हैं, लेकिन ये एक्चुअली आपकी लाइफ खा रहा है। मतलब जिसके लिए आप आए थे, आप अपने बच्चे के मैथ्स रिजल्ट्स नहीं देख पा रहे, आपके बेटे को आइसोसेलेस ट्रायंगल पता भी है क्या कि उसके एंगल्स इक्वल होते हैं ऑपोजिट साइड के। कई बार हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन आपके बच्चों तक वो चीज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो वो देने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना। राइट। और अगर आप टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बन के, ये वैसे ही चीज़ है कि काम कभी ख़त्म नहीं होगा, तो आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। सो बेसिकली फिटर की मेंटेलिटी आप कह रहे हैं कि मतलब इट इज स्टिल ओके बिकॉज़ ही हैज टू वर्क। अच्छी है। मैं ऐसे फिटर को अच्छा मानता हूँ। गुटखा भी खा रहा है, लेकिन मिस्टर आरपी चौहान फ्रॉम उन्नाव, कन्नौज या जौनपुर, जहाँ से भी आप हैं, मैंने खुद ऐसे फिटर्स के साथ काम किया है। एंड दे आर मेटिकुलस। वो बोल रहे हैं जहाँ काम कभी खत्म हुआ है, लेकिन जब वो काम करेगा, जब वो फिटर वो जो बना के देगा पाइप, वो पाइप एक बार में फिट हो जाएगा। उसको अपना काम आता है और वो स्विच ऑफ करता है। उसे मालूम है उसे लॉन्ग टर्म जाना है। अगर आपको इफ़ यू हैव लॉन्ग टर्म प्लान्स, आपको स्विच ऑफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एक साल में बर्नआउट होके खत्म। और दूसरा भी बात है कि जब आप एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो, यू टेंड टू गिव योर 12 आवर्स 14 आवर्स इन द जॉब, बट उस समय एवरीबडी विल प्रेज यू, दे विल जूस यू आउट। लेकिन कभी भी कुछ भी फिकल होता है, कोई टसल होता है, किसी से आपका आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो ये सारा डाउन द ड्रेन हो जाएगा और उसी दिन आपको मक्खी की तरह बाहर कर दिया जाएगा। तो फाइनली आपने अपना हेल्थ स्टेक पे रखा, फैमिली लाइफ स्टेक पे रखा, दैट इज ऑफ नो यूज टू एनीवन। तो इसीलिए व्हाई नॉट यू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और बैलेंस में आप फुल दो। आप अगर 8 घंटा कर रहे हो तो 8 घंटे में आप इतना काम करके दो, 10 घंटा में इतना काम करके दो कि वो ही वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाए। जो एक जर्मन नहीं कर सकता, जो एक जापानीज नहीं कर सकता, वो एक इंडियन माइंड कर सकता है इन 10 आवर्स। बिल्कुल, वो आप करके दो और यू विल बी स्टिल इन डिमांड। बिल्कुल सर। सो दिस वाज गुड एक्चुअली। आई विल ऑन दिस ओनली आई विल से, मेरा जब इंटरव्यू हो रहा था जिस कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे इंसिडेंटली सेकंड जो फाइनल स्टेज का था सिलेक्शन वाला, उसमें एक गोरा था और एक इंडियन था। और वही क्वेश्चन कि मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एज अ सुपरिटेंडेंट, मतलब कैसे काम करोगे एंड ऑल दैट वाज द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन। एंड आई सेड सर आई विल बी लाइक 24/7 ऑन टू द जॉब एंड ऑल। मतलब बड़ी हाँक रहे हैं, बोलने के लिए जॉब चाहिए ना।
तो बोल रहा हूँ कि मैं तो बिल्कुल एकदम 24 घंटे तैनात रहूँगा, और इवन व्हेन आई एम ऑन हॉलीडेज आई एम नॉट ऑन हॉलीडेज। तो दिस आई कुड सी दिस वन बिकॉज दे वर ऑन फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस। तो मेरी स्क्रीन पे आधा ये दूसरे बंदा दिख रहा है, आधा वो एक गोरा दिख रहा है, वो इंडियन भी दिख रहा है। तो इंडियन बंदा को मैं देख रहा हूँ, अरे ये तो खुश हो रहा है बंदा कि ये है जज्बे वाला लड़का जो मिल रहा है हमें। ऑल दो गोरे बंदे ने मेरे को टोक दिया कि नो, आई डोंट वांट यू टू बी वर्किंग व्हेन यू आर ऑन हॉलीडेज और व्हेन यू आर इन योर फैमिली टाइम, अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मूविंग टू शोर। यू आर सेइंग फर्स्ट क्वेश्चन में तुमने बोला मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मेरे को फैमिली के साथ रहना है, और इस क्वेश्चन में तुम ये बोल रहे हो साला भाड़ में जाए फैमिली में, तो जो है 24 घंटे मैं इस कंपनी के लिए जान दे दूंगा। सो दैट वाज एज राइटली सेड, बैलेंस नीड टू बी मेड। आप यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि भाई ओके आई एम वर्किंग दिस मेनी आवर्स, जो वर्क आवर्स है वो है, आई विल नॉट अननेसेसरीली स्टे बैक। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टेइंग बैक इन द ऑफिस फॉर 2 आवर्स एंड डूइंग नथिंग? मैं वहाँ सॉलिटर खेल रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो दैट वाज देयर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एज यू सेड हमारे एज ए व्हेन यू आर ऑन द शोर साइड एवरी डे बेसिस पे आपको सिचुएशंस आती हैं, मतलब टफ सिचुएशंस आती हैं, नो प्लेफुल सिचुएशन तो इज ओके। सो हाउ डू यू मैनेज दैट स्ट्रेस एंड हाउ डू यू नॉट लेट द स्ट्रेस गो ऑन टू योर फैमिली? एक्चुअली हो सकता है आपका फैमिली का कोई प्लान होगा, आज डिनर करने जाना है भाई साहब, ठीक है, और सडनली आपका वो फोन आ गया, वहाँ पे भाई BWT नहीं चल रहा है और अभी हम लोग इधर में हैं, US वाटर में हैं, अब बताओ, अब आप नहीं जा सकते डिनर पे, और अगर आप जाओगे भी तो आप you are not 100% on to the dinner basically. So how do you manage that situation? How do you manage the stress like that? I think हमारी families इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। they have seen us right from our days of sailing. उस समय भी उन्होंने अडाप्ट किया है। Right. तो दे somehow know कि फ़ोन आएगा, डिनर पे भी जाएंगे, फ़ोन आ सकता है और आएगा। आज नहीं आया तो अच्छा है, हमने पीसफुल डिनर किया, बट कल आएगा या परसों आएगा, तो कुछ ना कुछ डिनर्स ऐसे होंगे जो करप्ट हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे। बट फैमिलीज में आई एम ब्लेस्ड टू से इंडियन वाइव्स एंड इंडियन फैमिलीज आर द मोस्ट रिसोर्सफुल एंड मोस्ट केयर गिविंग, जो कि मैंने देखा कि फॉरेनर्स की फैमिलीज में उतना नहीं होता। देयर फैमिलीज गेट मोर परटर्ब्ड कि व्हाट इज दिस। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दे हैव प्लेड ए गुड रोल एंड दे acknowledge and adjust accordingly. It is our task as जैसे आप मैनेजर बनोगे तो you should try to give that, you should also try to give it back to the families and many given times कि आप जब उन्हें छुट्टी पे भेज रहे हो तो उनके बैकअप्स असाइन कर दो so that उन पे कॉल्स ना जाएं, या फिर कोई जो अगर पॉलिसी में आप अगर कर सकते हो उनके लिए क्या क्या इससे बेनिफिट्स निकल जाएं, बिकॉज they are like the unsung heroes of our lives. Right. हमारी मदर्स, हमारी वाइफ्स, हमारे बच्चे, ये सब ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं और आगे भी करेंगे। Right. That is there. इट्स अ वंडरफुल पॉइंट गिवन बाय सर कि हमारी फैमिली अल्टीमेटली वी, जो वो फैमिली मैन है ना, जो स्टोरी है, सो वी ऑल आर अ फैमिली मैन डूइंग आवर जॉब टू मेक देम हैप्पी, बट अल्टीमेटली अगर हम उनको हैप्पी नहीं रख पाए तो देर इज़ नो पॉइंट एक्चुअली, बट दे आर प्लेइंग देयर रोल कि हम उनको वो दे हैव रिड्यूस देयर एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ अस, दैट्स व्हाट इन नटशेल इज, एंड विच फॉर विच वी ऑलवेज इंडेप्टेड टू देम। एक एग्जांपल दूंगा, अभी एक सुपरिटेंडेंट को मैंने हायर किया था एंड आई हैव सेंट हिम टू टेक ओवर ए वेसल इन चाइना, न्यू बिल्डिंग वेसल था ये। तो आई वॉज डिस्कसिंग विद हिम एंड ही सेड कि सर फैमिली टाइम का चैलेंज हो रहा है, मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा वाई डोंट यू टेक योर फैमिली अलॉन्ग विद यू इन टू चाइना। तो थिंग्स लाइक दीज दे कॉस्ट लिटिल टू द कंपनी, एंड व्हेन माय बॉस सेड टू मी, आई सेड व्हाई नॉट, ही इज वर्किंग लाइक ए ट्रू पैट्रियट, उसने लॉयल्टी इतनी दिखाई है, दिन रात करके काम कर रहा है, कंपनी कैन ओनली एक्सटेंड लिटिल फेवर। राइट सर, कि जब वो शिपयार्ड में है, उसकी फैमिली अगर होटल में होगी, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? नथिंग, वी हैव टू पे द होटल रूम एनी विच वेज है, और 5-6 बजे के बाद तो शिपयार्ड में काम होगा नहीं, काम सब लोग वाइंड अप करके जाएंगे। ही कम्स बैक टू एम्प्टी रूम वेयर ही जस्ट टॉक्स टू हिज फैमिली ऑन ए जूम कॉल, या उसे फैमिली वहीं मिलती है, उससे उसका कितना फर्क आ जाएगा। तो आई सेड यू टेक ओवर योर फैमिली, वीजा करा लो, 3 दिन के वीजा करा लो, चाइना वीजा मिल जाएगा तुम्हारी वाइफ को और तुम्हारे बच्चे को। उसका 1 साल का बच्चा है और वो बच्चा चाइना घूम के आया और वहाँ पे चाइना में छोटे छोटे दोस्त बना लिए उसने। तो वी हैड गुड मेमोरीज। तो ये सारा चीज हमें ही देखना है, वी हैव टू सी कि हम एज ए इकोसिस्टम में कितना स्ट्रॉन्ग बना पाए अपने को। एब्सोल्युटली।
सो दैट वाज अगेन वो जो सर ने अभी ये जो इंसिडेंट डिस्क्राइब किया है, मतलब आई डोंट थिंक मेनी ऑफ दीज कंपनीज आर डूइंग विच they should do, because that's how you actually gain the trust of the person. जो एम्प्लॉय वो जब काम कर रहा है तो उसको लगेगा हाँ यार ये कंपनी मेरे लिए ऐसा करती है, मेरे को ऐसा देती है, तो आई हैव सुनील व्हाट आई वुड से इज कि हर कंपनी दे सकती है, यू हैव टू आस्क, राइट एंड अगर आपके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो यू हैव टू प्रेस योर फुट डाउन. राइट कई बार मैनेजर खुद से देंगे, कई बार आपके मांगने से देंगे, बट दिस इज वेयर समवेयर यू हैव टू ड्रॉ सम लाइंस राइट कि ऑफ कोर्स कुछ एम्प्लॉयज़ खुद मांगेंगे तब उन्हें मिलेगा, कुछ बॉसेस देंगे, लेकिन द चेंज हैज़ टू कम बिकॉज इट इज शुड नॉट बी अ वन वे स्ट्रीट. अगर जो वन वे स्ट्रीट चला रहा है राइट दे कैन नॉट रीच लॉन्ग, राइट सर. उन्हें वो कंपनीज आगे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे. यही चीज़ मैं इंटरनेट के बारे में बोलता था कि शिप पे इंटरनेट फुल ऑन क्यों नहीं कर देते आप. दे आर ऑल्सो एडल्ट रिस्पॉन्सिबल पीपल. वो अभी यहाँ पे अगर शोर पे हम लोग अपने आप ऑफ कर देते हैं, ये एक बेकार लॉजिक है कि जिस पे इंटरनेट होगा तो वो उस पे लगा रहेगा, काम में ध्यान नहीं देगा. तो क्या फिर हम शिप में, इसका मतलब हम लैंड पे काम ही नहीं करते, हम पे तो फुल टाइम इंटरनेट है. तो जब हम लोग इंटरनेट को ऑफ करके काम कर पा रहे हैं तो व्हाई कांट द सीफेयरर्स डू. एग्जैक्टली सर. आई वाज इन वहाँ पे आई रिमेंबर कि मतलब वन ऑफ द पॉइंट ऑफ गेटिंग इन पी वाज कि दे वर गिविंग दिस 20-minute फोन कॉल एवरी डे फॉर ईच सीफेयर, एंड वी हैड वो इंटरनेट भी था, ऑल्दो वो मतलब गूगल टॉक एंड जीमेल, बट इट वाज देयर विच अदर कंपनीज वर नॉट गिविंग. एंड आई सॉ इनिशियली हम लोग क्या करते थे, 20 मिनट है तो 20 के 20 खत्म करने, बट देन आफ्टर फ्यू डेज नो वो लगा अरे कौन करेगा रे इतना रोज, कौन मतलब इतना किससे बात करना है. सो व्हाट आई वांटेड टू से इज कि इनिशियली हो सकता है कंजम्पशन ज्यादा हो, एज यू सेड डेटा एंड ऑल, मे बी फॉर 1 month और मे बी फॉर 2 months और लेट्स से मे बी फॉर 6 months, बट आफ्टर दैट वो पीपल के उनके सिस्टम में आ जाता है कि यार इट इज देयर इज नो नीड टू बी हैंगिंग ऑन टू द इंटरनेट एंड ऑल, कि 24 घंटे उसमें लग रहे हैं एंड ऑल. सो वेरी वैलिड पॉइंट. और डेटा कंजम्पशन का भी मैंने देखा बाद में पता करके, तो डेटा प्लान्स भी अनलिमिटेड वाले हैं. राइट. पे कंपनी उतना ही कर रही है और उसके बाद भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे. दैट इज व्हाट अपॉल्ड मी कि आप जब शिप पे होते हो और जब आप शोर पे आते हो तो आप भूल जाते हो कि आप भी कभी शिप पे थे. राइट सर. That was a very good anecdote. अच्छा सर, I'll try to sum up one more question actually, which is my personal opinion. मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, लाइक भाई सी सैलरी, what I used to think about the crew, of course people will like catch hold of me for this saying this, but this when we were on ship we used to say जो crew होता है ना वो सिर्फ ओवर टाइम के लिए काम करता है, राइट. क्योंकि वो सैलरी को ही इज टेकिंग ग्रांटेड कि भाई ये 1800 है या जो 1200 है ये तो मिलता ही है, भाई साहब ओटी कितना दोगे, ठीक है. सो ऑन दैट वाज अ ट्रैक, बट व्हेन आई बिकेम अ चीफ इंजीनियर, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा भी यही थिंकिंग रहा यार ये लोग ना बस ओटी के लिए काम कर रहे हैं. बट देन आई फाउंड कि आप $50 भी एक्स्ट्रा दे रहे हो ना अगर मंथली आउट ऑफ द, मतलब आपने एक टैंक नहीं कराया क्लीन और आपने वो टैंक क्रेडिट कर दिया, $50 डिवाइडेड बाय 3, मतलब आप सोचो सर $17 भी नहीं है पर पर्सन. बट जो उससे जो वो उनका एंथुजियाज्म रहेगा क्रू का काम करने का, जो मोटिवेशन रहेगा, दैट विल बी लाइक मोर देन $500, नॉट जस्ट $50. सो व्हाट आई बिलीव एज अ, जब हम लोग शोर पे जाते हैं, डज दिस जो हमारा ये है वी गेट दिस सम सॉर्ट ऑफ एनुअल बोनसेस एंड ऑल, इज इट विद दैट इंटेंट और लाइक व्हाट इज इट बेसिकली? इसमें यही बात है कि आप पेनी वाइज पाउंड फुलिश मत बनिए. आपका एनुअल बोनस डिसाइड करा जाएगा आपके पूरे रिपोर्ट कार्ड पे. रिपोर्ट कार्ड है आपका बजट, राइट. आपने बजट प्रेजेंट किया और ये शिप चला के दिया, डेविएशन कितना आया, 5%, 10% जो भी, ठीक है, कुछ ब्रेकडाउन आए. आप $50, $100 दे के क्रू को मोटिवेट रख रहे हो, वो क्रू अच्छा राउंड लेके आपकी प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम्स होने से बचाया, आपके ऑफ हायर्स कम हुए, राइट. आपका रिजल्ट 10 टाइम्स बेटर अपने आप आ जाएगा. ये $500 अगर आप बचाने गए ना, आपके $5,000 $50,000 लगने ही हैं. आपका शिप खड़ा होगा बार बार, क्रू कहेगा भाई मेरे इतना पैसा मैं इतना ही मिलेगा. बिल्कुल सर. वो अपना काम करके घर गया, मुझे नहीं लीक हो रहा है, मैंने देखा ही नहीं. अभी रात में नहीं देखूंगा, सुबह देखूंगा जब पूरा भर जाएगा, फिर वो रोक के जहाज पूरा सफाई कराएगा. और यहाँ पे अगर वो बंदे को पता है कि अरे यार ये तो मेरा, मैं सुपर साहब से मिला हूँ, चीफ साहब इतना मेरा केयर कर रहे हैं, वो अपनी जान लगा देगा. मैं बोलता हूँ, जब भी मैं शिप पे जाता हूँ मैं बोलता हूँ कि आपको अगर म्यूजिक सिस्टम चाहिए, आपको माइक्रोवेव चाहिए,
आपको कुछ भी चाहिए आप बॉन्ड से मत मंगाओ, अपने खर्चे वैसे से मत मंगाओ, टेक्निकल इसमें डालो, टेक्निकल स्टोर्स में डालो, स्टोर से मंगाओ, मैं दूंगा आपको, ECR में भर के रखो, पूरा फुली डेक्ड रखो, फ्रिज दो, माइक्रोवेव दो, उनको जो बेस्ट टू बेस्ट उनकी लाइफ में छोटी छोटी चीजें दे सकते दे दो उन्हें। चीफ इंजीनियर के केबिन में जो जो चीजें चाहिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा, अगर कई लोग टॉर्चेस मांगते हैं, अरे इतना छोटा इन्वेस्टमेंट है यार टॉर्चेस, वो लोग कहते हैं कि अरे टॉर्च लोग लेके चले जाते हैं, अरे ले जाने दो, जितने टाइम वो जहाज पे है ना वो टॉर्च की वजह से राउंड लेने जाता है, कि टॉर्च मारूंगा यहाँ मजा आ रहा है मुझे ये टॉर्च वजह देखने, उसकी वजह से वो आपके 5 पॉइंट देख लेगा, और वही 5 पॉइंट आपको 5 ऑफ फायर बचाएंगे, जो हर एक ऑफ फायर $50,000 का होता है। टॉर्च दो दे दो, बिल्कुल इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं यार, स्क्रू ड्राइवर के सेट, ये भर के दे दो जहाज में, कभी स्टोर्स में मत काटो, कभी ओवर टाइम मत काटो किसी का, एक्स्ट्रा दो। बिल्कुल। सो वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला सर। इनफैक्ट जब मैं एज ए चीफ इंजीनियर या इससे पहले भी था, मैं यही सोचता था, मैंने कहा यार एक बार सर ना, आई जस्ट जॉइंड अ शिप, आई वाज द सेकंड इंजीनियर, आई जस्ट टेल। सो मैं ज्वाइन किया पनामा में आई थिंक, और मेरे साथ में इस साइड से ज्वाइन किया, और उस साइड में कुछ स्टोर आना है, मतलब क्रिस्टोबल साइड में था, इधर था, आई डोंट रिमेंबर, एक साइड से मैंने ज्वाइन किया और स्टोर्स दूसरे साइड में आना है। तो बड़ा साहब ने, और ये जो रिलीवर है ये इधर के इधर ही मतलब चला गया बंदा, तो जो बड़ा साहब उन्होंने बोला अरे हमारा ना स्टोर आ रहा है, क्वार्टरली स्टोर आ रहा है, ऐसा है वैसा है, तो यू प्लान बेसिकली, आई हैव दीज मेनी आवर्स ओनली फॉर प्लानिंग एंड ऑल, एंड आई सेड कि यार आ रहा होगा भाई, मतलब आई हैव नो आइडिया कि मतलब व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द वेसल, हाउ मच दे गिव एंड ऑल। सो सर नेक्स्ट उस पर उधर पहुंच गए हम दूसरे कोने में, और स्टोर आया, प्रोविजन भी आ रहा था वहाँ पे, तो प्रोविजन भी आ रहा है और स्टोर भी आया। तो मैंने फिटर को, मोटरमैन को, एक इंजीनियर, एक मैं, 4 लोग वहाँ पे स्टोर के लिए एकदम स्टैंड बाय हैं। बड़ा साहब को बोल दिया कि मैं पेपर लेके आ जाऊँगा, बस आपको वो साइन कर देना और बाकी कोई टेंशन नहीं। सर यू वॉन्ट बिलीव, जब मैं वहाँ गया ना, वहाँ पे सर एक इतनी पेटी थी, ठीक है, जिसको मतलब किसी को जाने की जरूरत भी नहीं थी, वो वहीं पड़ी रहती तो भी कुछ नुकसान नहीं हो रहा था, अगर वो खो भी जाती तो भी कोई नुकसान नहीं है। उसमें एक वो ऑयल पंप प्लास्टिक वाला, 1-2 मास्किंग टेप है, मतलब एक आधा मॉप हेड है। सो और उसके लिए मैंने 4 लोगों के मैन आवर्स वेस्ट किए, कि मतलब मैं, फिटर, एक मोटरमैन और एक इंजीनियर वहां वेट कर रहे हैं कि ये पता नहीं क्या आने वाला है, तूफान आने वाला है आज तो, और एक वो डब्बा, एंड आई वाज लाइक कि मतलब यही है, स्टोर आ गया। और भाई साहब और बड़ा साहब मेरे को पूछते हैं अरे स्टोर आ गया? हाँ सर ये आ गया। मैं बोला हाँ सर आ गया, ये है, हाँ बस। तो ही हैड दिस इन्फॉर्मेशन कि क्या आ रहा है, एक डब्बा आ रहा है, फिर भी उन्होंने, और वो मेरे को यहाँ 4 लोगों को टाइम बर्बाद कर दिया। तो मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज इट्स नॉट चीफ इंजीनियर्स फॉल्ट, एक्चुअली जो दे रहा था स्टोर वो भी मतलब वो, और दिस इज सपोज्ड टू बी क्वार्टरली स्टोर, सो इट्स सैड। और ये मैं बोलता हूँ कि दिस इज द आउट एंड आउट फॉल्ट, जिसको मैनेजमेंट नहीं आता है, दे ट्राई टू शो एंड क्रिएट ब्राउनी पॉइंट्स लाइक दीज, लेकिन इस ब्राउनी पॉइंट्स को खरीदने वाले बहुत कम है, और जो हैं वो बहुत शॉर्ट नंबर्ड है, उनके दिन शॉर्ट नंबर्ड है। क्योंकि मैं अपना एग्जांपल से बताता हूँ, अभी जो मैं शिप टेक ओवर करने चाइना गया था, तो मैंने क्रू से सुनील यही पॉइंट पे मैंने बात की उनसे, जैसे ड्राई डॉक वाले क्या करते हैं ना कि शिप मैनेजर या टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, कि जो आपका जो वहाँ का मैनेजर होगा वो आपको डिनर लेके जाता है। तो मैंने उसको बोला कि मैं अकेले डिनर नहीं जाऊँगा, मेरा पूरा क्रू डिनर पे जाएगा। तो मेरा क्रू और मैं को 5 स्टार होटल में डिनर के, लेकिन सब लोग कैसे जा सकते हैं, तो मैंने कहा 2 बार में लेके चलो, आज आधे लोगों को लेके जाओ, आधे लोगों को लेके जाओ। 2 बार उन्होंने डिनर ऑर्गेनाइज किया। क्रू बाई गॉड, मतलब क्रू ने ऐसे ऐसे आके मुझे बोला है कि सर आज तक हमने इतने ड्राई डॉक किए, किसी ने हमारे बारे में सोचा नहीं कि हमें पहली बार ऐसा डिनर करने मिल रहा है। 5 स्टार में राउंड टेबल थी, चाइना में बहुत अच्छा डिनर कराया, और लोग कहते हैं कि चाइना में खाने को नहीं है, एक से एक चीज़ है, पाइनएप्पल राइस, मैंगो स्टिकी राइस, दुनिया की उन्होंने वेजिटेरियन ऑप्शन भी बना के दिए, वेजिटेरियंस भी खाए, नॉन वेज लोग भी खाए, हॉट पॉट खाया हमने, बहुत टेस्टी फूड, दैट वाज ए मेमोरी। और उसके बाद यू वोंट बिलीव सुनील, जो शिप उसके सिस्टर शिप्स भी टेक ओवर किए थे इससे पहले हमारी कंपनी ने, टेक ओवर के जिस दिन डिलीवरी डेट होती है उससे 7 दिन के बाद शिप निकल पाता है, बिकॉज इतना सामान फैला होता है, अरेंजमेंट में लाना होता है। दिस वाज अ शिप जो डिलीवरी के सेकेंड डे सेल किया, एंड एवरीबडी वाज लाइक व्हाट, दे आर बाइटिंग देयर फिंगर्स कि ऐसा इम्पॉसिबल है। मैंने बोला कि क्रू कर रहा है ना, दे विल टेक इट आउट। $15,000 पर डे का हायर उसे जल्दी मिला,
7 दिन लगा लो, 15x7 Yes. $90,000 बचे 2 डिनर्स से। छोटा छोटा चीज उन्होंने कुछ कहा था कि यार मेरे लिए गिटार मंगवा देना स्मोक रूम के लिए, मैं कहा सिर्फ टेक्निकल बजट में आएगा, डोंट वरी, तुम लोग अपना बॉन्ड का पैसा मत डालना, जो तुम्हारा ये जो क्लब मनी होता है, नो नेवर टच दैट, वो तुम आगे देखना कभी भी। जितना भी सामान मैं वेलफेयर के लिए खरीद सकता हूँ, तुम्हें क्या तुम्हारे सोफे अच्छे नहीं है, सोफे के कवर अभी मंगाओ, ये सब में भर के देने का, भर के देने का, उनको खुश रहेगा पब्लिक। इतना काम करता है, इतना काम करता है, मैं बोल रहा हूँ। और तुम काम कभी भी ऐसे मत करवाना किसी से भी कि भाई मुझे काम देखना दिखाना है, काम दिखाना है ही नहीं। वो क्या करने लग जाते हैं लोग, मैंने कितने दोस्तों से देखा है, मेल शेड्यूल करके सोते हैं कि रात में 10 बजे एक मेल जाएगी, कि वो दिखाने के लिए कि मेल 10 बजे तक मैं काम कर रहा था। अरे इट्स वेरी सैड यार, पैथेटिक। अगर ऐसा मैनेजर आपके साथ है, आप आज छोड़ दो जॉब। आपने इतनी अच्छी इंजीनियरिंग की, आपको इतना रियल नॉलेज है, और उसके बाद आपको ऐसा काम करना पड़ रहा है, तो क्या मतलब हुआ यार। उससे तो अच्छा आपको देखो श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि हमें खाने के लिए 2 टाइम खाना चाहिए, कहीं भी सो जाएंगे। क्यों इतना चिंता है कि हम क्यों दिखावे में पड़े किसी के। जो इस तरह के मैनेजर्स को आप सीधा 2 टूक जवाब दो कि भाई ये टारगेट है, ये मैं पूरा करके दूंगा, देन इट्स माय गेम। मैं 5 बजे तक काम करूं, सुबह जल्दी उठ के काम करूं, शाम को करूं, ना करूं, शिफ्ट चल रहा है ना, सब कुछ बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। अगर रिजल्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझे जान ले लो मेरी, लेकिन रिजल्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है। आप बोल रहे हो तुम 5 बजे कैसे ऑफ कर दिए, 10 बजे मेल क्यों नहीं डाले, उसको आज क्या रिजाइन करो, वहां से कल निकल सकते हो, आज निकलो। लेट्स नॉट टॉक अबाउट रिजाइन राइट नाउ, बट यस वेरी वेल, आपने बहुत आई मीन सुनील, रिजाइन का मेरा मतलब ये है कि आपको कभी भी डर के काम नहीं करना। बिल्कुल सर। आपके पास, आपने हार्ड वर्क से यहाँ तक की अपनी जर्नी पूरी की है, शोर में कभी डर के काम नहीं करना है कि अरे यार मेरा ये हो जाएगा कि मैं तो 1 साल तो मिनिमम मुझे रिज्यूमे में दिखाना ही है। कभी मत डरना, क्योंकि जब शिप ओनर्स नहीं डरते, वो टाइम चार्टर को किसी दिन भी क्लोज करके वॉच चार्टर पे ले जाते हैं, उन्हें ज्यादा चार्टर हायर मिल रहा है, वो आज के आज शफल कर रहे हैं, तो वो अपने एसेट को कभी भी गेम प्ले चेंज कर रहे हैं। तो हमारा भी एसेट हमारी नॉलेज है, हम क्यों डरें। राइट सर, वी हैव टू बी फियरलेस। बिल्कुल, अगर जिसे अपना काम आता है वो फियरलेस रहेगा, उसे मालूम है कि भाई मुझे अपना काम आता है, एंड दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। राइट, बस। सो दैट मीन्स आप हार्ड वर्क और ऑनेस्टी के लिए बोल रहे हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दैट ओनली, डज हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी पे एक्चुअली? फाइनल satisfaction, what you say is when you look in the mirror, right sir, and you see a person, वहाँ पे आपको वो जो लुक है ना, वो सबसे पहले, वो जो मिरर में जो आदमी है दिख रहा है, उसका व्यू वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट सर। ऑनेस्टी और हार्डवर्क वहाँ पे सबसे पहले आपको चेंज करेगा। अगर आपने ऑनेस्टी और हार्डवर्क से काम नहीं किया है, यू योरसेल्फ नो कि भाई मैंने नहीं किया है, मुझे आता भी नहीं है, मैं कवर अप सुपरिटेंडेंट हूँ, फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, दिस क्वेश्चन व्हाई इट केम, नो सर, आई चेक विद माय फ्रेंड्स एंड ऑल, तो मैं पूछता हूँ यार, ओके एवरीबडी इज गेटिंग द सेम सैलरी, and most of these management companies what they have done now, वो fixed bonus है basically, although it is called performance bonus, but it is no more a performance bonus, it is basically a guaranteed bonus कि भाई तुमको 2 महीने का पगार एक्स्ट्रा मिल जाएगा। So why I mean why will a person work? Why should a person be motivated? How he keeps him motivated? इसमें आपको यही समझना है कि अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो, ठीक है, जैसे बाहर क्या होता था कि 18 मंथ्स आपने एक सेकंड इंजीनियर रैंक पे सेल किया, फिर आप चीफ इंजीनियर से बन पाओगे, ये मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बोला था। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ मंथ्स कोई फिक्स नहीं है। टेक्निकल मैनेजर बनने के बाद फ्लीट मैनेजर बनने के लिए कोई फिक्स नहीं है कि आपको 3 साल या 5 साल करना ही हैगा। वहाँ पे ये चीज़ चेंज आ जाएंगी। लेकिन ये भी मैं आई एम सेइंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि कई बार ऐसा होता है कि आपने 18 घंटे काम भी किया एंड सडनली यू आर टेकन आउट ऑन वन अल्टरकेशन या वन आर्ग्यूमेंट। सो इसीलिए आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को हटा के एक सब्जेक्ट में मेहनत मत करो, कीप वर्किंग ऑन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, कीप वर्किंग, और उसके बाद आप अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है काम करने में, आपको मजा आ रहा है, तो आप ज्यादा कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब गारंटीड नहीं है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही, बट इट्स ए गुड चांस कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और हो सकता है आपका बॉस एक्नॉलेज ना करे, लेकिन आप खुद एक्नॉलेज कर रहे हो ना, तो आपका जब आपका नेक्स्ट इंटरव्यू होगा, आप उसमें धागा खोल दोगे कि पता है ये प्रॉब्लम आई थी, उसके मैं ये करने गया, फिर मैंने ये किया। जब आप डिटेल्स बताना शुरू करोगे, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं वही उसमें ही वापस आता हूँ जो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि जो नॉन फ्लो स्विच है, पिस्टन कूलिंग ऑयल का, मेरा जहाज था अफ्रीमैक्स टैंकर, मैं उसमें सेकंड इंजीनियर था।
और 15 दिन से वो खड़ा हुआ था, डिस्चार्ज करना था जर्मनी में उसको। तो ऑन हायर है, समझो $15,000 पर डे, यस सर, ऑन हायर टैंकर है, और उसे कल जाना है डिस्चार्ज करने। तो क्या हुआ कि जब डिस्चार्ज के लिए पायलट बुलाया 3 बजे रात में, 2 बजे नोटिस मिला, हमने इंजन स्टार्ट करके रेडी करा, देखा पिस्टन कूलिंग ऑयल नॉन फ्लो का अलार्म आ गया, स्लो डाउन आ रहा है कि स्लो डाउन होगा उसमें, अगर उसमें तो स्लो डाउन हो रहा है तो पहले चेक किया कि सच में क्या तेल है कि नहीं, तेल आ रहा था, दिख रहा है। ओके, तो फिर हमने इंटरचेंज करके देखा सेंसर को, तो अलार्म भी स्विच हो गया 3 पे, मतलब कि सेंसर ही खराब है। अब सेंसर खराब पता चल गया कि ये फ्लो स्विच है, ये खराब है, फ्लो स्विच कैपेसिटेंस पे काम करता है, ठीक है। तो सोचा कि चलो यार फ्लो स्विच मिल जाए, अब टाइम इज रनिंग। अब कैप्टन क्या पूछ रहा है कि पायलट कैंसिल करें क्या करना है। अगर पायलट कैंसिल इस समय कोई करता है तो आपको पता है कि जो 15 दिन से शिप ऑन हायर खड़ा था एंकर पे, वो सारा ऑफ हायर हो जाएगा। बिल्कुल 15 × 15 मतलब 15 × 225 150 $200,000 के आसपास का कंपनी का पैसा साफ गया है ना। तो अब ये कॉल आपके ऊपर और चीफ इंजीनियर के ऊपर है। चीफ इंजीनियर मेरी तरफ देख रहा है कि भाई बता क्या करें। है, मैंने कहा बत्ती साहब के साथ मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे 15-20 मिनट दे दो, अगर कुछ हुआ तो उसके अंत में बताऊंगा, है ना। और मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, ये मेरे सामने है फ्लो स्विच निकला हुआ खराब। तो मैंने एक तो सारी पब्लिक को बुलाया, मैंने कहा डेस्क से भी पब्लिक बुला, और मैंने स्टोर में घुसाया, मैंने कहा कि सब बाहर निकाल के लगाना शुरू करो, कहीं ना कहीं ये मिलेगा। और ऐसे टाइम पे रात में 1:30-2 बजे निकल रहा है सामान, आपको दुनिया की हर चीज मिल जाएगी, ये नहीं मिलेगा। आपको जहाज में दुनिया के भगवान भी मिल जाएंगे, उसमें हर तरह की चीजें मिल जाएंगी, और ये भी है हमारे पास, ये भी है हमारे पास, लेकिन ये नहीं है। तो वही हमारे साथ हुआ कि ये नहीं मिला हमें। अब हमारे 10 मिनट निकल चुके हैं, लास्ट 5 मिनट है, और $200,000 एट स्टेक है, और इंडियन सीफेयर्स की रेपुटेशन भी साथ में एट स्टेक है। अब मैं उसे देख रहा हूँ, बत्ती साहब मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यार गिव अप करने का मन तो नहीं कर रहा, इतनी छोटी सी चीज़ है। तो मैं उसको पीएलसी को ध्यान से देख रहा हूँ, तो उसमें पावर एक पीएलसी बोर्ड लगा हुआ है, तो उसमें देख रहा हूँ, तो उसमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है और एक पोटेंशियोमीटर लगा है। तो मैंने सोचा कि अगर ये कैपेसिटर से तेल निकलता है ना, तो इसका मतलब कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक पार्ट है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने 11th में 12th में पढ़ा था, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो चीज़ आप कर रहे हो ना बहुत इंटरेस्ट से करो, तो वो आपको ऐसे टाइम पे याद रहेगी। तो अब मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ, मैं उससे सब बच्चों से पूछता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, पहले ये बता। व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने देखा कि एक तरफ पोटेंशियोमीटर है, एक तरफ कैपेसिटर है, 2 रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। तो मैंने क्या किया कि उस पोटेंशियोमीटर को थोड़ा घुमाया, सेंसिटिविटी कम किया उसका, हाँ, क्योंकि वो थोड़ा वीक हो गया था। फिर लगा के देखा, फिर भी नहीं चल रहा, फिर मैंने और कम किया, तो वो डिटेक्ट करने लग गया, अलार्म चला गया। फिर मैंने कहा अच्छा ऑयल स्टार्ट किया और अलार्म चला गया। मैंने कहा ऑफ किया, अलार्म आ गया। काम कर रहा है। पोटेंशियोमीटर घुमाया, सिर्फ सेंसिटिविटी कम किया, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से चलने लग गया। मैं कहा लगाओ, मैं कैप्टन को बोला नाउ यू टेक ओवर, इंजन इज रेडी, एवरीथिंग इज परफेक्ट। किसी का समझ नहीं आ रहा हुआ कैसे, सही कैसे हुआ कैसे। एंड दैट इज वेयर योर रेजिलियंस विल काउंट एंड गिव यू रिजल्ट्स। ये सारी चीजें अब गोरे कैप्टन जो हैं वो क्या है कि वो ऐसे नहीं तैयार थे। अगर मैं यहाँ पे ये कहता कि अरे यार चीज तो सही है, ऑयल तो फ्लो कर रहा है, वो स्लो डाउन को कैंसिल करके ले जाओ अंदर, तो जो यूक्रेनियन जो कैप्टन है वो कहीं ब्रिटिश का, ऑस्ट्रिया का, वो कह रहा है कि मैं पायलट को मुझे बताना पड़ेगा कि ये कुछ गड़बड़ है। और कई पायलट रिफ्यूज कर देंगे, जर्मन कहेगा कि नहीं आपके इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता कि ये क्या छोटी सी चीज है, बड़ी चीज है। बिल्कुल। तो ऐसे लोग हर तरफ मिलेंगे दुनिया में, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो अगर आपको अपनी साइंस आती है, वो आपके साथ काम हमेशा, आपका ज्ञान हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि राजा देशादि पूजते, विद्वान पूजते सर्वत्र। तो अब ज्ञान आपको हर जगह आपकी पूजा कराएगा। राइट, absolutely. So that was sir आपका this was very insightful for me at least, because मैं इस पे I had certain doubts even after getting this ये अपॉइंटमेंट लेटर एंड ऑल, मैं अभी भी उसमें था, बट थैंकफुली आपने मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को टच किया एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, and I hope it will be helpful for all those who are aspiring to move to shore. Yes, take your chance, move to shore, and we'll see further. सर को तो बुलाते रहेंगे, ज़्यादा दूर नहीं रहते, इस्तानबुल ही रहते हैं, राइट? So सर को बुलाते रहेंगे for much more insights. Thank you so much for this, and thank you all. Thank you for calling me. And सुनील, आपका जो simplicity है इसे आप जारी रखिए, and all the people who are watching, come on this side, we are with you, we will be always with you.
जय हिंद, जय भारत और जय माता जय दी। माता दी, जय माता दी। थैंक यू सो मच। Guys, I hope you like this video. पीयूष गुप्ता सर के साथ amazing chief engineer, then a technical superintendent for a few years, then a technical manager today, a seafarer who is also an amazing actor. आपको पता है इनकी अपनी एक वेब सीरीज है जिसका नाम है PNP जंक्शन, हाँ ट्रांजिस्टर वाला PNP जंक्शन, YouTube पे मिलेगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। he has composed a lot of videos as well. ये इनका पैशन है जिसके ऊपर ये दबा के टाइम देते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। सो शो सम लव यार गाइस, झाजी हैं हम लोग, हमें झाजियों के काम को सपोर्ट करना है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके एक एक एपिसोड देखो, क्या पता कनेक्शन बने। और कमेंट में बताना जरूर कि क्या अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।